नमस्कार। एक देसी कहावत है, देह धरे का दंड। राहुल गांधी भी अपने हिस्से के उसी दंड को भोग रहे हैं। राहुल गांधी निस्संदेह एक विशाल विरासत के स्वामी हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके की विरासत का स्वामी होने के नाते जो दंड या जो पुरस्कार उनको मिलने चाहिए वो उनको मिल रहे हैं। बड़ी विरासत के स्वामी होने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि आप उस पूरी विरासत के मालिक हैं, उससे मिलने वाले लाभ हानि को आप एंजॉय करते हैं। और उसका दंड ये है कि उस विरासत को छीनने के लिए शत्रु हमेशा तैयार रहते हैं। ये सनातन नियम है, हमेशा से होता आया है। अब उसमें भी आपके पास अगर विशाल विरासत है तो उसको लेने के भी कुछ जो उपाय हैं वो भी बड़े पुराने उपाय हैं, आजमूदा उपाय हैं। उन्हीं का लोग प्रयोग बार बार करते हैं। अब जैसे यही कि ऐसी विशाल विरासत का स्वामी अगर कोई होता है तो उसके बारे में सबसे पहले यही फैलाया जाता है कि वो बौराहा है, पागल है, पप्पू है और वो उस विरासत को संभाल नहीं पाएगा। एक तो ही एक बात। दूसरी ये फैलाया जाता है कि इसकी जो विरासत है, इसका जो मान लीजिए विरासत में उसके पास एक बहुत बड़ा मकान है, हवेली है, महल है, तो मार्केट में ये बताया जाता है कि अरे वो बस देखने भर का बड़ा है, वो है किसी काम का नहीं। हवेली जर्जर हो चुकी है और उसके जो उसका मैदान है वो भी बियाबान पड़ा हुआ है, किसी काम की नहीं, ताकि मार्केट में उसकी वैल्यू घटाई जा सके। अब उस विशाल विरासत के स्वामी को इन सब चीज़ों से भी दो चार होना ही पड़ता है, क्योंकि वो उस विरासत का मालिक है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप राहुल गांधी की समस्याओं को देखें तो थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी भी होगी, थोड़ा मजा भी आएगा। अब राहुल गांधी के साथ यही हुआ। अगर वो इंदिरा गांधी के पोते हैं या परिस्थितिवश उनके पिताजी प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री रहे, या उसके बाद कालांतर में उनकी माता और मनमोहन सिंह की सरकार चली, तो बिना जनता के सहयोग के तो संभव था नहीं। जनता ने चाहा, किन्हीं भी वजहों से चाहा हो, तो ये उन्होंने किया। अब उस वंश में वो पैदा हुए, तो इसमें कम से कम किसी वंश में पैदा होना या किसी विरासत का स्वामी होना व्यक्ति की अपनी इच्छा में नहीं होता है, वो उसको ईश्वर प्रदत्त होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है। वैसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ। ये तो उसके फायदे हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि उनके पिताजी ऐसे में मारे गए और दादी भी एक तरीके से अकाल कवलित हुई। उससे उनकी युवावस्था और किशोरावस्था दोनों ही काफी त्रासद भी थी। कालांतर में वो राजनीति में आए। अब यहाँ पर भी लोग व्यंग्य करते हैं या वो करते हैं कि जबरदस्ती वो राजनीति में बने हुए हैं। तो भाई एक बात ये भी तो है कि अपने आप को मिली हुई चीज कौन छोड़ देता है। अब ये कहा जाता है कि वो लगातार पद पे बने हुए हैं, तो इसका तो एक जवाब ये भी हो सकता है कि भाई मोदी जी दोबारा क्यों प्रधानमंत्री बने हुए, एक बार बन चुके काफी, अब जाए दूसरे को मौका दे। न वो अपने आप को कोई दूसरा व्यक्ति आवे, भाजपा से ही कोई दूसरे व्यक्ति आवे। अगर बात छोड़ने की बात है तो किसी को भी छोड़ देना चाहिए, एक लिमिट की बात। बहरहाल ये तो एक प्रसा की चला, तो मैंने कहा। अब वो कालांतर में राहुल गांधी राजनीति में अपनी भूमिका में आए। उसमें भी उन्होंने अच्छे दिन भी देखे और आजकल एक देखा जाए तो थोड़े बुरे दिन देख रहे हैं। जब 10 साल उनकी माता की और मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जाहिर सी बात है सत्ता में होने के नाते सत्ता की लाभ उन्होंने भी लिया ही होगा, उसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें भी जनता चाहती थी, इसलिए वो सरकार आ गई। इसलिए ये कहना कि वो सरकार चली जाए इसका भी कोई मतलब नहीं है। वो भी सरकार जैसा होगा जनता की इच्छा अनुरूप ही काम करेगी। और ये है कि अगर वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी तो कितने भी साम दाम दंड भेद अपनाए, वो बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। बहरहाल ये तो एक बात हुई। अब राहुल गांधी की व्यक्तित्व की एक कमी भी है, इसको मानना चाहिए। शायद उनकी जो त्रासद युवावस्था और किशोरावस्था बीती है उसकी वजह से हो।
कि वो राजनीति में पूरी तरीके से रचे बसे नहीं हैं। कई बार वो, मेरा ख्याल है शायद उनका मन टूट जाता हो या मन हिचक आ जाता हो, जो भी रहा हो, ये तो बड़ी पर्सनल बात है, इसको तो वही लोग जान सकते हैं जो उनके इर्द गिर्द के होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के वो राजनीति में बने हुए हैं। और अब इधर कुछ दिनों से जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि अब वो राजनीति को सीरियसली शायद लेने लगे हैं। गुजरात में अभी उनकी रैली हुई, और अभी ये महंगाई पे हल्ला बोल रैली हुई, और अब वो कल से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के दौरान जो भाषण उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति एकदम स्पष्ट कर दी। पहले तो उन्होंने ये कहा कि अडानी के एयरपोर्ट पर नशीला पदार्थ बरामद होता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अंबानी के कंधों पर चढ़ के प्रधानमंत्री बने हैं और मीडिया उनका साथ दे रहा है। ऐसे में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि प्रधानमंत्री जनता के नहीं बल्कि मीडिया के और अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। शायद ये भी उन्होंने कहा कि शायद यही वजह है जिन 28 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर किया था, उनकी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के समय में जो 29 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए थे, उनमें से 23 करोड़ लोगों को वापस नरेंद्र मोदी ने गरीबी की रेखा के नीचे ढकेल दिया है, क्योंकि उनका जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। और भी तमाम महंगाई चरम पर है, और भी तमाम तरीके की अराजकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल जनता के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। इसके अलावा एक बात और उन्होंने कही सरदार पटेल की मूर्ति को लेकर के, कि सरदार पटेल की मूर्ति उतनी बड़ी लगवा करके भी एक तरीके से प्रधानमंत्री उन किसानों के साथ छल कर रहे हैं जिनको उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे महीनों रोके रखा और नया किसान बिल ले आए, जिसमें 700-800 किसानों की मौत हो गई। ये सब बता करके, और उन्होंने कहा कि अब कल से जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो नफरत और अलगाव की राजनीति भाजपा और संघ ने फैला रखी है, उसके खिलाफ मैं मुहिम चलाऊंगा और लोगों को मैं जागरूक करूंगा कि वो भाजपा और संघ की इस नीति को समझें, इस रणनीति को समझें और उसके खिलाफ खड़े हों। इसके लिए मैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहा हूँ और कल से वो यात्रा शुरू हो जाएगी, कल यानी 7 सितंबर से। यानी इस जंक्चर पर अगर आज की तारीख तक देखें तो राहुल गांधी ने अपना एजेंडा अब एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा के खिलाफ सीरियस लड़ाई, भाजपा और संघ के खिलाफ सीरियस लड़ाई लड़ने को तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ सैद्धांतिक बातें भी कही हैं कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में हमको बेसिकली, चूंकि विशाल और निर्धन देश है, इसलिए हमको बेसिकली निर्धन तबके के साथ खड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर हमें तरजीह देनी चाहिए, जो उनके हिसाब से भाजपा और संघ के लोग नहीं कर रहे हैं। ये भी बात समझ में आती है। अब जो है, और ये भी सही बात है कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने भी लगे हैं। अभी जो गुजरात में जो उन्होंने रैली की और जो महंगाई पे हल्ला बोल रैली दिल्ली में हुई, उसमें आई लोगों की ज़बरदस्त भीड़ को देख करके तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी को भी लोग विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। और उससे भी बड़ी बात जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो भी प्रकृति का नियम, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि हवेली लाख खंडहर हो लेकिन बड़ी और विशाल तो है ही, तो उसके नीचे शरण पाने के लिए कभी कभी लोग जाते ही रहते हैं, आगे भी जाएंगे। जैसे मसलन अभी नीतीश कुमार दिल्ली गए और राहुल गांधी से मिले। यानी आने वाली राजनीति में राहुल गांधी चाहे बौरे हों, चाहे पागल हों, चाहे पप्पू हों, बकौल संघ और भाजपा, आने वाली राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी और हो सकता है कि वो एक बड़ा रोल भी प्ले करें। इस चीज़ से आज की तारीख में इनकार नहीं किया जा सकता है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो विरासत मिली है उस विरासत को के नाते जहाँ तक राहुल गांधी कर पाएंगे करेंगे या नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में वंशवाद की और क्या नाम है त्याग वगैरह की बात करने का कोई मतलब इसलिए भी नहीं रह गया है कि ऐसे चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे के सारे जगहों पर वंशवादी नेता है नंबर 1। और त्याग वगैरह की बात की तो नहीं की जाए तो अच्छी बात है। जो नेता खुद पेंशन लेके जनता को पेंशन नहीं दे रहे हैं, उनके मुंह से त्याग की बात सुनना अच्छी बात नहीं लगती। राहुल गांधी को जो रोल निभाना है, जो रोल उनसे इतिहास चाहता है कि वो निभाएं, उसको वो निभाएंगे। अब वो सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये भविष्य में देखेगा, लेकिन ये भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो अपने राजनीतिक
करियर को सीरियसली लेने लगे हैं और ये कुल मिलाकर के भारत के हित में भी है। एक मजबूत विपक्ष तो भारत को चाहिए ही चाहिए, और अगर कहीं परिस्थितियां ठीक ठाक हो जाती हैं, उनके अनुकूल हो जाती हैं और जैसा वो कह रहे हैं उस पर वो टिके रहते हैं, तो भारत जैसे विशाल और निर्धन लोकतंत्र के लिए ये बेहतर होगा कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में रहे जो गरीब और मजलूम लोगों के बारे में सोचता है और करता है। यहाँ पर हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि मनरेगा कांग्रेस की ही देन थी, जो बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को आज की तारीख में भी रोटी मुहैया कर रही है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। नमस्कार।